नमस्कार, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास शो में। खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से भारत में हार्ट अटैक का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोविड के बाद तो दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ही हार्ट अटैक के मामलों में 12% से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वक्त हार्ट डिजीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही हैं। ये आंकड़ा करीब 40% है। इसमें से करीब 50% मृत्यु दर होने के कारण इसे पहले ही डायग्नोज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जरूरत है और ज्यादा जागरूक होने की, ताकि लोगों को हार्ट डिजीज के बारे में समय रहते पता चल सके। इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, नमन हार्ट, कंकरबाग, पटना। डॉक्टर हेमंत नारायण, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, RIMS, रांची। डॉक्टर सूरज H. चवन, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, अशरफी हॉस्पिटल, धनबाद। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अभिषेक आपसे है। आज इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाली मोस्ट कॉमन हार्ट डिजीज कौन सी है और उनके प्राइमरी कॉजेज क्या हैं? देखिए, मुख्यतः जो हार्ट की बीमारियां हैं वो तो 4 मुख्य सेगमेंट में हम बांट सकते हैं। पहली होती हैं कि जो कुछ बीमारियां जो जन्मजात बचपन से बच्चों में होती हैं, जिसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज के फॉर्म में हम बोलते हैं। दूसरी होती हैं जो एक रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है, जो बच्चों या कम यंग एडल्ट लोगों में होती हैं, जिसको रूमेटिक फीवर मुख्य कारण है उसका। और उसमें मेनली जो हमारे हार्ट की वाल्व्स होती हैं उसको वो बीमारी इफेक्ट करती है, जिसके कारण सांस फूलना, धड़कन तेज होना, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। तीसरी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एरिथमिया। एरिथमिया एक टेक्निकल टर्म है, आम जो बोलचाल की भाषा में हम उसको धड़कन की इरेगुलरिटी बोल सकते हैं। धड़कन का अचानक से तेज होना या अचानक से धीमा हो जाना। ये दूसरी बीमारी है जो मैंने पहले गिनाई, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, रूमेटिक हार्ट डिजीज, इसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकती हैं और इनके बिना भी हो सकती हैं। और चौथी जो आजकल हार्ट की बीमारी जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इनफैक्ट इंडिया एक डायबिटीज की तरह कैपिटल बनता जा रहा है पूरे विश्व का, वो है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इस्चेमिक हार्ट डिजीज के फॉर्म में होता है, नसों के ब्लॉकेज के फॉर्म में। डॉक्टर हेमंत, क्या आप हार्ट डिजीज में फैमिली हिस्ट्री के रोल और इंडियन फैमिलीज में इसके इम्प्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं? अगर आपके फैमिली में, फैमिली का मतलब फादर, मदर, भाई, बहन, चाचा, मामा, इनमें किसी एक प्रकार की हृदय की बीमारी मिल रही है, तो आप में भी और आपके होने वाले संतानों में भी उस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। अब वो बीमारी हार्ट के खून के नली में ब्लॉकेज की हो, या हार्ट फेलियर जिसे हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं वो हो, या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो। कुछ हृदय की बीमारियों में जेनेटिक्स का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, मतलब फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ में कम, लेकिन रोल सब में है। डॉक्टर सूरज, क्या ये जरूरी है कि अगर परिवार में किसी को हार्ट डिजीज है तो परिवार में सबको हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे? हार्ट प्रॉब्लम वाले पेशेंट कैसे अपना रिस्क कम करके अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है। परिवार में जब किसी को हार्ट के प्रॉब्लम रहते हैं तो सभी को, नेक्स्ट जनरेशन को होनी ही चाहिए, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। मेनली जो फैमिलियल प्रॉब्लम्स है उसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो सबसे कॉमन जो है ब्लॉकेजेस की वजह से जो हार्ट अटैक आते हैं, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो जब यंग एज में फैमिली में आता है, 55 ईयर्स से कम एज में, तो नेक्स्ट जनरेशन में होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जिनके भी मदर, फादर या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को 55 एज के पहले हार्ट के ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम आया है, उनके नेक्स्ट जनरेशन के लोगों ने रूटीनली स्क्रीन करना ज़रूरी है। साथ साथ जो दूसरे प्रॉब्लम्स है, जैसे हार्ट के मसल के प्रॉब्लम, हार्ट का पंपिंग कम हो जाना जिसको हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, हार्ट के मसल मोटे हो जाना जिसको हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, या रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है। ये सारे प्रॉब्लम्स जेनेटिक हो सकते हैं। ये जिनको भी होते हैं उनके नेक्स्ट जनरेशन को स्क्रीनिंग हम सजेस्ट करते हैं।
वैसे ही कुछ कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे स्टोरेज डिसऑर्डर हो गए या रिदम के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें सडनली हार्ट का बीटिंग तेज होके हार्ट बंद हो जाना या कार्डियक अरेस्ट हो जाना, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये फैमिलियल प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसके लिए फैमिली स्क्रीनिंग सजेस्ट किया जाता है। तो मेनली फोकस करेंगे अगर ब्लॉकेजेस वाले प्रॉब्लम्स पे, तो ये यस कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब रूटीन रिस्क फैक्टर है। बट जिनको भी फैमिली हिस्ट्री रहती है उनके नेक्स्ट जनरेशन को हम कम से कम 10 साल पहले से ही स्क्रीनिंग करने के लिए प्रमोट करते हैं, ताकि प्रॉब्लम जल्दी पता चल जाए और उसका इलाज जल्दी से हो सके। डॉक्टर अभिषेक, आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में कैसे मॉडर्न लिविंग का प्रेशर हमारे दिल पर इम्पैक्ट डालता है, खासकर स्ट्रेस रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस से? तो जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया था कि जो हार्ट की बीमारियां होती हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उसके प्रमुख कारण में होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का अनकंट्रोल्ड होना, धूम्रपान का सेवन। जो हमारी आज की लाइफ स्टाइल है, जो वर्क का प्रेशर है, चाहे घर पे प्रेशर हो, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का प्रेशर हो, चाहे आपके जो ऑफिस वर्क का प्रेशर हो, उसके कारण हमारी जो बीपी की बीमारी, शुगर का जल्दी होना और जल्दी होने के बाद शुगर का अनकंट्रोल्ड होना, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो बिल्कुल शिथिल, हम सब कुछ आजकल मोबाइल पर उपलब्ध है, उन सब कारणों से जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी लगभग जीरो है। एक स्टडी में देखा गया, इंटरनेट स्टडी की गई थी बहुत पहले, उसमें ये देखा गया था कि जो फिजिकल इनएक्टिविटी के लोग होते हैं या जो जल्दी वर्क प्रेशर से इरिटेट हो जाते हैं या एंग्जाइटी लेते हैं या जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, उनमें हार्ट अटैक का खतरा 2 गुना से ज़्यादा देखा गया है। तो ये स्टडी ही बताती है कि जो वर्क का प्रेशर है, चाहे जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी का प्रेशर है, वो हमारे हार्ट के हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है। और उससे बचने का उपाय तो यही है कि हम उस प्रेशर को मिनिमाइज करें, योगा के फॉर्म में, मेडिटेशन के फॉर्म में, और डेली अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जारी रखें, एटलीस्ट 30 से 40 मिनट का वॉक करें। डॉक्टर हेमंत, क्या आप रेगुलर हार्ट स्क्रीनिंग के इम्पोर्टेंस को समझा सकते हैं और लोगों को किस उम्र में स्क्रीनिंग करना चाहिए? रेगुलर स्क्रीनिंग हृदय की बीमारियों के लिए बहुत जरूरी है। कब शुरू किया जाए ये डिपेंड इस बात पर भी करता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आप में क्या बुरी आदतें हैं और आपको क्या बीमारियां हैं। जैसे डायबिटीज अगर है तो भले ही आपको 20 की उम्र हो, 22 की उम्र हो, कम से कम साल में एक बार हार्ट डिजीजेस के लिए स्क्रीन करवा लेना चाहिए। आप स्मोक करते हैं, अगेन आपको जरूर ईयरली चेकअप्स कराने चाहिए। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अर्ली कॉर्निया आर्टरी डिजीज, परिवार में किसी पुरुष को 55 से कम की उम्र में हार्ट से संबंधित बीमारी हो गई, कॉर्निया आर्टरीज, हार्ट अटैक या एंजाइना, या ऑपरेशन कराना पड़ा, बाईपास या एंजियोप्लास्टी। परिवार में किसी आपकी महिला को 65 से कम की उम्र में कॉर्निया आर्टरी डिजीज हो गया, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ा, बाईपास करना पड़ा, या एंजाइना है या हार्ट अटैक है, तो 40 की उम्र पहुंचते ही कम से कम साल में एक बार हार्ट डिजीज के लिए अपने आप को स्क्रीन करवाइए। डॉक्टर सूरज, मेरा अगला सवाल आपसे है, हमारी डाइट हार्ट हेल्थ पर कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करने के लिए आप क्या डाइटरी रिकमेंडेशन करेंगे? डाइट अपने हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एंड स्पेशली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाइट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो साइंटिफिकली 3 मेन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। सो मेनली फैट पे तो हमेशा ऐसा ही ज़्यादा फोकस रहा है, चर्बी ज़्यादा जमा होने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे नॉनवेज डाइट, स्पेशली रेड मीट, और तेल और घी का ज़्यादा सेवन करने से जो ब्लॉकेजेस बनते हैं उसको तो डेफिनेटली कम करना है। बट कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट जो अपने को एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा मीठा खाने से, आलू, राइस, ये सब से जो ज़्यादा मिलता है, अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट का सेवन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो भी फैट के रूप में जमा होके बॉडी में जमा होता है। हार्ट के करोनरी आर्टरीज में जब जमा होता है तो हार्ट में ब्लॉकेजेस बनाता है, एंड अल्टीमेटली उसी से ही हार्ट अटैक आने का रिस्क रहता है। एंड प्रोटीन जो है, जो एनिमल और प्रोटीन दाल के रूप में जो मिलता है, तो
जो वेजिटेबल प्रोटीन है दाल के रूप में जो मिलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एनिमल प्रोटीन सोर्स कम करने चाहिए, स्पेशली रेड मीट। फिश इज अ गुड इन एवरेज डोज, फिश ले सकते हैं आप। चिकन इन एवरेज में ठीक है, अंडे का अंडा वाइट भी अच्छा है हार्ट के लिए, बट रेड मीट शुड बी अवॉइडेड। देन फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स डेफिनेटली रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें विटामिन रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, एंड फाइबर कंटेंट भी इसमें ज़्यादा होना चाहिए जो अपने को सलाद से मिलता है। डॉक्टर अभिषेक, हार्ट डिजीज से बचने के लिए एक्सरसाइज क्या रोल निभाती है? देखिए मैम, सबसे प्रमुख जो रिजल्ट होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मेंटल एंगेजमेंट एक फिजिकल एक्टिविटी के फॉर्म में होता है। हम मोबाइल की दुनिया से दूर, जो आर्टिफिशियल दुनिया हमने बना रखी है अपनी, उससे थोड़े दूर होते हैं और अपनी बॉडी पे हमारा पूरा कंसंट्रेशन होता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल फॉर्म में हो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो। तो जब हम वॉक करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल जो हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो एक साइकोलॉजिकल बूस्टर की तरह काम करता है, जो ओवरऑल पूरे हमारे हार्ट के हेल्थ को या ओवरऑल बॉडी के हेल्थ को निर्धारित करता है। साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जब हम ब्लड प्रेशर के बीमार होते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारे अंदर होती है, शुगर की बीमारी होती है, तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखते हैं तो ये ब्लड प्रेशर, शुगर, ये भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे हार्ट के हेल्थ को और ओवरऑल जो शरीर का हेल्थ है उसको हमें बहुत ही बेनिफिट करता है, फ़ायदा पहुंचाता है। साथ में अगर हम अपने आप को फिजिकली बहुत फिट रखते हैं तो जो हमारी जो खराब लतें हैं, जैसे धूम्रपान का सेवन करना, उससे भी हम बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। हम कोशिश करें कि जब भी हमें कुछ सामान की खरीदारी करनी हो तो कुछ दूर पैदल जाए, अपनी मोटरसाइकिल को या अपनी कार को इस्तेमाल न करें। इस तरह से हम अपने हार्ट को और अपने ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और उससे हमारा ओवरऑल हेल्थ अच्छा होगा। डॉक्टर हेमंत, क्या पॉल्यूशन से हार्ट हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है और लोग इस इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं? डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन होगा तो लंग्स की बीमारियां होंगी, लंग्स का हार्ट पे असर पड़ेगा क्योंकि दोनों का सर्कुलेशन कनेक्टेड है आपस में। पॉल्यूशन होगा, आपका एजिंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा। पॉल्यूशन से आपको हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये सब जो हैं ये कारक हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं हार्ट की बीमारियों के लिए। तो हार्ट की बीमारियों की संभावना बढ़ जाएगी और जिस उम्र में आपको हार्ट की बीमारी होनी है उससे पहले ही होने लगेगी। डॉक्टर सूरज, मेरा अगला सवाल आपसे है, सीपीआर क्या होता है और ये लोगों को हार्ट इमरजेंसी के फेटल आउटकम्स को रोकने के लिए कैसे किया जाता है? सीपीआर मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये कोई भी कार्डियक इमरजेंसी में सबसे अहम टेक्निक है जिससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। नॉर्मली सीपीआर जो दिया जाता है जब सडनली कार्डियक अरेस्ट होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट, जिसमें हार्ट सडनली बंद हो जाता है। तो नेचुरली हार्ट का काम है सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। जब हार्ट बंद हो जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीट बंद होता है। तो उस समय वाइटल ऑर्गन्स को प्रिजर्व करके रखना, तो मेन वाइटल ऑर्गन्स से ब्रेन, हार्ट और किडनी, उसको ब्लड सप्लाई होना जरूरी होता है। तो पहले 5 मिनट तक अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो ब्रेन को परमानेंट डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो ये सारे लोगों को इनिशियल अगर शुरुआत में सीपीआर मिले तो इनको बचाया जा सकता है। बट सीपीआर पहले 1 से 2 मिनट में ही शुरू होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद कुछ भी उसका फायदा नहीं होता है। तो कॉमन लोगों को इसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इम्पोर्टेंट जगह है, मॉल्स है, एयरपोर्ट्स है, कॉलेजेस है, वर्क प्लेसेस है, जहाँ पे जो भी लोग जहाँ पे ज़्यादा क्राउड जमा होता है वहाँ पे अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो तो सीपीआर दे सकते हैं। तो सीपीआर में नॉर्मली जैसे चेस्ट कॉम्प्रेशन दिया जाता है, अप टू 1-2.5 इंच तक चेस्ट कॉम्प्रेशन करना होता है। हर मिनट में अराउंड 100 टाइम्स चेस्ट कॉम्प्रेशन करते हैं और एवरी 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन के बाद 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना होता है, तब जब तक के पेशेंट होश में नहीं आता है।
और ये अगर पहले 5 मिनट में अगर ठीक से हो और जब तक के लिए मेडिकल टीम ना आ जाए तब तक के लिए किसी बाईस्टैंडर ने सीपीआर देना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर अभिषेक, सीपीआर से रिलेटेड मिथ्स के बारे में बताएं। बात ये समझने की जरूरत है कि जब भी ऐसी कार्डियक इमरजेंसी आती है और कोई अगर उसको ट्रीटमेंट तुरंत नहीं पहुंच रही है मरीज को, तो उसकी ट्रीटमेंट में जितना भी डिले होगा उसके लिए उसको जो प्रोग्नोसिस है या जो ओवरऑल रिजल्ट होना है उसमें प्रभाव पड़ेगा उसका। तो जितनी जल्दी अगर इंटरवीन कर पाए, जो बाय स्टैंडर्ड जो देख रहे हैं कि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो इमीडिएटली सीपीआर के फॉर्म में अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चेस्ट कंप्रेशन आपको स्टार्ट करना है। अगर सिंगल कोई बाय स्टैंडर है, 2 लोग हैं, तो आप चेस्ट कंप्रेशन के साथ साथ सर ने जैसा बताया कि हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 बार माउथ की ब्रीदिंग देनी है। लेकिन अगर सिंगल बाय स्टैंडर आप हैं, 2 लोग नहीं हैं वहां पे, तो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जो करनी है वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू रखना है, ये बात का ध्यान रखना है। कुछ और चीजें मिथ होती हैं कि सीपीआर करके मरीजों को, कुछ लोगों का मानना होता है कि हर केस में बचा लिया जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि कोई भी मरीज नहीं बच पाता। तो ऐसा नहीं है। मरीज की दिक्कत किस कारण से कार्डियक अरेस्ट हुआ है उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन ये डेफिनेट है कि अगर आपने प्राइमरीली सीपीआर नहीं इनिशिएट किया 2 से 3 मिनट के अंदर में, तो डेफिनेटली मरीज की जो ओवरऑल हेल्थ है, ओवरऑल जो प्रोग्नोसिस है, बहुत खराब होने जा रही है। तो इसलिए बेटर यही है कि जितनी जल्दी हम उसके सीपीआर को इनिशिएट कर पाए। डॉक्टर हेमंत, मेरा अगला सवाल आपसे है। हार्ट डिजीज वाले पेशेंट के लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने और रिस्क कम करने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करेंगे? हार्ट डिजीज जिनको हो गया है उनमें जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हम बचाव के जो तरीके हैं जो अप्लाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो उन्हें उनकी बीमारी के हिसाब से, लक्षण के हिसाब से, उनके कंडीशन के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी, खान पान की जो सावधानियां हैं, नींद, इन सब के बारे में आपको अवगत कराना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी जो स्ट्रेटजी है वो है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। जब छोटे बच्चे जो नर्सरी स्कूल में जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में हैं, उन्हें आप बताएं कि खान पान का क्या तरीका अच्छा है, हरी साग सब्जी फल का क्या इंपॉर्टेंस है, खाने में फाइबर का क्या इंपॉर्टेंस है, फिजिकल एक्टिविटी का क्या इंपॉर्टेंस है, नींद प्रॉपर लें आदमी इंसान, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज हैं, ये बच्चे अपने घर में अपने माँ बाप, अपने दादा दादी तक भी पहुंचाएंगे। ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। एक बार जब आप में कुछ कारक आ गए जो पैदा करेंगे हृदय की बीमारियों को, जैसे आपको डायबिटीज हो गया, आप हाइपरटेंशन आपको हो गया, तो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन का स्ट्रेटजी शुरू होता है। तो आपको डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है, स्मोकिंग नहीं शुरू करना है, और अगर आप कर रहे हैं तो बंद कर दें। इसका इंपॉर्टेंस आपको लोगों को बताना पड़ेगा, जिनको बीमारी है उनको भी, जिनको बीमारी नहीं है उनको भी। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर सूरज आपसे है। इफेक्टिव हार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग और केयर के लिए लोग वेरेबल डिवाइस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे इजीली एडॉप्ट कर सकते हैं? करंट जनरेशन का ये इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो वेरिएबल डिवाइस जिसको हम बोलते हैं। तो ये इसको हम कंक्लूसिवली बोले तो हम इसको डिजिटल हेल्थ में इंक्लूड करते हैं। डिजिटल हेल्थ मतलब हेल्थ के बारे में डिजिटली हम जानकारी पाने के लिए। बहुत सारे वेरिएबल डिवाइस आजकल बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जैसे डिजिटल वॉचेस है मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें का अनुमान शरीर के अंदर होने वाली चीज़ों को लगाया जा सकता है। उसमें जो कॉमनली हमको मिलता है, पल्स मिलता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मिलता है, देन अपनी एक्टिविटी भी समझ में आती है कि कितने स्टेप्स हम चले हैं, मूवमेंट पता चल जाता है, और उस हिसाब से कितने कैलोरीज खर्च हुए ये भी समझ में आता है। उसके साथ साथ कुछ जो एडवांस डिवाइसेस है उसमें ECG भी पता चल जाता है। तो नॉर्मली जो वेरिएबल डिवाइसेस है जो मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, जो हम बहुत सारे पेशेंट्स जिनके लिए हार्ट का रिदम प्रॉब्लम है,
उनको हम यूज करते हैं, जैसे धड़कन तेज हो रहा है या कभी कोई पेशेंट चक्कर आके गिर जा रहा है, बेहोश हो जा रहा है, मतलब हार्ट रेट कम होके, उनको देखने के लिए हम एक होल्टर मॉनिटरिंग रहता है या ILR मॉनिटरिंग रहता है। ये सारी चीजें डॉक्टर्स की तरफ से सजेस्ट की जाती है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत सारे डायग्नोसिस भी कर सकते हैं उससे, एंड पेशेंट सबको हेल्दी रखने के लिए भी इससे प्रयास हो सकता है। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट डिजीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर्स ने बताया कैसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर्स को दिखाएं। अपना ख्याल रखें। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।